हेलो एवरीवन, राहुल मिश्रा नाम है हमारा और आज से हम लोग अपनी रिवीजन क्लासेस स्टार्ट कर रहे हैं। लगातार पिछले 2-3 संडे से हम लोग जब भी संडे टॉक किया करते थे तो उस टाइम पर मैं आप लोगों से कहता था कि बहुत ही जल्दी आप लोगों के लिए रिवीजन क्लासेस भी ले आई जाएंगे, ठीक है ना। तो इन्हीं सारी बातों को ध्यान में रखते हुए आज से हम लोग रिवीजन क्लासेस स्टार्ट कर रहे हैं। और बेसिकली इस रिवीजन क्लासेस में होगा क्या, थोड़ा सा ये हम लोग जान लेते हैं और किस फॉर्मेट में किस तरीके से आप लोगों को मिलेंगे, थोड़ा सा ये भी जानना जरूरी है। तो बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस से रिलेटेड जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे किसी भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक ना, चाहे फिर आरआरबी पीओ क्लर्क हो, आरआरबी स्केल 2 जीबीओ स्केल 3 हो, आईबीपीएस क्लर्क हो, एसबीआई, मतलब जो भी और आने वाले बैंकिंग के एग्जाम्स हैं उन सारे एग्जाम्स को ध्यान में रखते हुए जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस से रिलेटेड, वो सारी चीज़ें इस रिवीजन क्लास में आप लोगों को प्रोवाइड की जाएंगी, ठीक है ना। जिन लोगों ने भी पेड बैच ले रखा है, जिन लोगों ने भी नहीं ले रखा है, जो भी है जैसे, तो उन लोगों ने जो कुछ भी अभी पढ़ा हुआ है उन सारी चीज़ों को हम लोग यहाँ पर रिवाइज करेंगे, ठीक है ना। ऑलरेडी बहुत सारे लोगों ने पेड बैचेस वगैरह ले रखे हैं, वहाँ से पढ़ रहे हैं, कुछ लोगों ने पीडीएफ क्लासेस ले रखी हैं, ठीक है, वहीं से पढ़ रहे हैं। तो आप लोग अभी तक लगातार पढ़ रहे थे, चीज़ों को रिवाइज नहीं कर पा रहे थे। हालांकि क्विज वगैरह भी मैं प्रोवाइड वहाँ पे कर रहा था, लेकिन रिवीजन नहीं कर पा रहे थे सही से। तो जो भी लोग पेड बैचेस लिए हैं, जो भी लोगों ने पीडीएफ क्लासेस ली हैं, या जो लोग कहीं और से पढ़ रहे हैं, उन सबके लिए एक रिवीजन क्लास यहाँ पर ये हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। और ये एग्जाम तक आप लोगों की चलेंगी और मैक्सिमम पॉसिबल इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज जो बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस से रिलेटेड होंगे वो सारी चीज़ें आप लोगों को यहाँ पर प्रोवाइड कराई जाने की कोशिश की जाएंगी और सब कुछ प्रोवाइड किया जाएगा। सिर्फ और सिर्फ एग्जाम ओरिएंटेड चीज़ें यहाँ पर आप लोगों को प्रोवाइड की जाएंगी, क्योंकि देखो कोर्स जो मेरा होता है उसमें भी मैं एग्जाम ओरिएंटेड चीज़ें ही पढ़ाता हूँ, लेकिन उसमें से भी कुछ और सेग्रीगेट करके कुछ और ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मुझे लगता है, जो मेरा पिछले 3-4 सालों का एक्सपीरियंस रहा है, उस बेस पर मैं कुछ क्वेश्चंस को अलग करके लाऊंगा और यहाँ पर आप लोगों को पढ़ाऊंगा, ठीक है। क्योंकि ये रिवीजन क्लासेस है तो कंप्लीट चीज़ें तो यहाँ पर आपको नहीं बताई जाएंगी। कंप्लीट चीज़ें अगर आपको पढ़ना है, सारा का पूरा कोर्स पढ़ना है, तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में कोर्सेज के लिंक वगैरह दिए रहते हैं, वहाँ पर जाकर आप लोग जो भी जिस तरीके की क्विज कोर्स वगैरह लेना चाहते हो सब कुछ वहाँ से परचेज कर सकते हो। सारा डिटेल में दिया गया है और कई बार मैंने कोर्सेज के बारे में बताया, तो यहाँ पर अननेसेसरी कोर्स के बारे में बहुत ज़्यादा एक्सप्लेनेशन करने की जरूरत नहीं है। जो भी कोर्स परचेज करना है वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में जाओ, देखो और अपने हिसाब से अकॉर्डिंगली कोर्स परचेज कर सकते हो। ये रिवीजन क्लासेस रहेंगी, तो जिन लोगों ने कोर्स परचेज किया हुआ है आप लोग भी रिवीजन क्लास को अटेंड करो। 10-10 क्वेश्चन हम लोग यहाँ पर करेंगे, ठीक है ना। 10-10 क्वेश्चन हम लोग यहाँ पर करेंगे, सिर्फ और सिर्फ 10 क्वेश्चन करेंगे पर्टिकुलर एक क्लास में। और वो जो भी 10 क्वेश्चन होंगे उनको उनके आंसर्स आप लोगों को खुद से देने होंगे। एक बार मैं क्वेश्चन पढ़ूंगा और 2-4 सेकंड का मैं पॉज दूंगा, उस टाइम पर आप लोगों को उसके आंसर्स देखने होंगे, लिखने होंगे, या कमेंट कर बताओगे आप, या फिर आप कॉपी पेन या पेपर पेन लेकर बैठोगे, अपने आप नोट डाउन करोगे। और जैसे ही वीडियो एंड होगा ना, वीडियो खत्म होने के बाद में हम आपसे पूछेंगे कि भैया आपने 10 क्वेश्चन में कितने क्वेश्चन सही किए, और उसका ऑनेस्ट रिप्लाई, ईमानदार रिप्लाई आप लोगों को करना होगा, जिससे आप लोग अपनी तैयारी को जज कर पाओ कि किस लेवल पर आपकी तैयारी चल रही है, ठीक ना। और ये जो रिवीजन क्लासेस चल रही हैं इसकी क्विजेज भी आएंगी, तो इसकी जो रिवीजन क्लास की जो क्विजेज होंगी, जो रिवीजन क्विजेज होंगी, वो अकॉर्डिंगली जो जिन लोगों ने बैंकिंग मास्टर बैच ले रखा है उसमें ऐड ऑन कर दी जाएंगी। जिन लोगों ने क्विज फॉर प्रैक्टिस नाम से हम लोगों ने एक अलग बैच लॉन्च किया हुआ था, एक अलग कोर्स लॉन्च किया हुआ था, जहाँ पर हम लोग सिर्फ और सिर्फ क्विजेज की प्रैक्टिस कराते थे, वहाँ पर इसकी जो भी क्विजेज होंगी वहाँ पर ऐड ऑन कर दी जाएंगी। तो आप लोग टाइम टू टाइम उन सारे कोर्सेज में जाकर आप लोग क्विजेज को देखते रहिएगा। और साथ ही साथ में भी हम लोग मिसलेनियस क्विज पर भी मैं काम कर रहा हूँ। तो जो कई बार जिन लोगों ने पेड कोर्स लिया हुआ है, जिन लोगों ने बैचेस लिए हुए हैं, आप लोग देखते हो कि कोई पीडीएफ फॉर्मेट में या जो भी हम लोग कोई क्वेश्चंस पढ़ाते हैं उसका आंसर होता है, आंसर के नीचे काफ़ी सारा एक्सप्लेनेशन उस पर्टिकुलर क्वेश्चन से रिलेटेड चीज़ें दी जाती हैं। और लास्ट ईयर देखा गया था कि उसमें से भी कई सारे क्वेश्चन आते हैं, इवन उसी में से ज़्यादा क्वेश्चन आते ही हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन भी आते हैं लेकिन उसमें से भी ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। तो क्या होता है कि कई बार लोग ना क्वेश्चन आंसर जो पढ़ाया जाता है वो याद कर लेते हैं, लेकिन उसके एक्सप्लेनेशन में जो चीज़ें बताई जाती हैं वो लोगों को भूलता है, वो लोग भूल जाते हैं और वहाँ से भी क्वेश्चन फ्रेमिंग होती है। तो वो भी क्विज मैं तैयार कर रहा हूँ। एक्सप्लेनेशन से भी जो क्विज होनी चाहिए, एक्सप्लेनेशन से जो क्विज बननी चाहिए, वो क्विज भी मैं बना रहा हूँ। और बहुत ही जल्दी वो क्विज जो होंगी, जिन लोगों ने भी क्विजेस फॉर प्रैक्टिस वाला बैच लिया हुआ है उसमें ऑटोमेटिकली मैं मतलब अपडेट करता जाऊँगा। तो आप लोग टाइम टू टाइम पर देखते रहिएगा, वहाँ पर आपको क्विजेस मिलेंगी। और जिन लोगों ने बैंकिंग मास्टर बैच लिया हुआ है उनको भी वे क्विज मिलेंगी, तो आप लोग देखते हुए जाइएगा, ठीक है ना। तो रिवीजन क्लासेस की क्विज आपको मिलने वाली है आपके पेड कोर्सेज में, या जिस भी तरीके का आपने पेड कोर्स लिया हुआ है, अगर उसमें ये है कि ये मिलना है, ये मैंने बोला है, तो वो चीज़ें वहाँ पर मिलेंगी। और जिन्होंने क्विजेस फॉर प्रैक्टिस वाला बैच लिया हुआ उसमें तो ये रिवीजन क्लास और मिसलेनियस क्विज वहाँ पर आप लोगों को मिलने वाली है, ठीक ना। तो कुल मिलाकर क्विज क्लास क्विज के रिलेटेड जो भी होगा, मतलब रिवीजन से रिलेटेड जो भी क्विज होगी वो आपको मिलेगी, मिसलेनियस क्विज मिलेगी। और रिवीजन जो आज हम लोग स्टार्ट करें इसका मेन मोटो यही है कि चीज़ें हम लोगों ने पढ़ा कितना है वो हमको याद होना चाहिए। लास्ट ईयर कई सारे स्टूडेंट ऐसे आए थे जिनके फीडबैक हमारे पास में ये आए थे कि सर पढ़ाए हुए तो लगभग आपके सारे क्वेश्चन आ गए थे, मैक्सिमम क्वेश्चन आपके पढ़ाए हुए ये मिले थे, लेकिन मैंने नहीं किया,
मैंने सारे नहीं किए, मुझे था कि मैंने पढ़ा हुआ है और ये भी था कि आपने पढ़ाया हुआ, लेकिन मैंने उसको अटेम्प्ट नहीं किया। तो मैंने पूछा कि भाई क्यों नहीं अटेम्प्ट किया, क्या दिक्कत आ रही थी? तो उन्होंने बोला कि सर पढ़ा हुआ था लेकिन सही तरीके से याद नहीं था, थोड़ा सा डाउटफुल हो रहा था ना, तो इस वजह से मैंने माइनस मार्किंग वगैरह थी, इस वजह से मैंने क्वेश्चन छोड़ दिया, लेकिन आपका पढ़ाया हुआ था। तो उन सारी चीज़ों को मैंने ध्यान में रखा और रिवीजन क्लास स्टार्ट किया। तो रेगुलर आपको यूट्यूब पर ये रिवीजन क्लासेस मिलेंगी और ये इसीलिए रखी जा रही है कि जो पढ़ाई हुई चीज़ें हैं 2-3 बार अगर आप सुनोगे, देखोगे, याद करोगे, मतलब पढ़ोगे तो याद हो जाएंगे, ठीक ना। तो एक्सप्लेनेशन वाला जो पोर्शन होता है इस तरीके से ना होना कि हमने पढ़ा हुआ है लेकिन हमको याद नहीं आ रहा है। तो एग्जाम में अगर इस तरीके से चीज़ें छूटेंगी तो थोड़ा बुरा लगेगा, क्योंकि हमारी हार्डवर्क, हमारा मेहनत बेकार वहाँ पर जाने वाला है। अगर हमने पढ़ा और हमको याद नहीं है तो फिर चीज़ें हमारे किसी काम की है नहीं, हमने बहुत पढ़ा हो, ठीक है। तो इसी सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए रिवीजन क्लास हम लोग आज से स्टार्ट कर रहे हैं। रेगुलर बेसिस पर ये क्लास मिलेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो भी होंगे बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस, वो आपको यहाँ पर कराए जाएंगे। ये ध्यान रखना, ये बिल्कुल भी रेगुलर क्लास नहीं है, मतलब बिल्कुल कंप्लीट सिलेबस वाली क्लास नहीं कि सारा सिलेबस आपको पढ़ाया जाएगा या वीकली बेसिस पर जैसे बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस की वीडियोस आती हैं वो सब इसमें नहीं किया जाएगा। जो हम लोगों ने पढ़ रखा है उन सारी चीज़ों को हम लोग रिवाइज करेंगे। इसमें आरबीआई से रिलेटेड न्यूज़ हम लोग रिवाइज करेंगे, जो और दूसरे बैंकों से रिलेटेड जो बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस होती है वो चीज़ें हम लोग यहाँ पर रिवाइज करने जा रहे हैं। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस से रिलेटेड जो चीज़ें हैं वो हम लोग यहाँ पर रिवाइज करने जा रहे हैं। तो सारी चीज़ें मतलब बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पर हम करने जा रहे हैं और मैं बस यही चीज़ें बोलूँगा और यही रिक्वेस्ट आप लोगों से रहेगी कि वीडियो को लास्ट तक देखो और लास्ट में आप लोगों को अपना स्कोर कमेंट जरूर करना है। अगर आप ऑनेस्टली पढ़ाई कर रहे हो तो सिर्फ कथा की तरीके से सुनकर मत जाओ, उसका कोई फ़ायदा नहीं रहने वाला है। 10 क्वेश्चन आएंगे, आउट ऑफ 10 कितने मार्क्स आपके आ रहे हैं वो आप कमेंट कर बताओ, ठीक है। और जो एक्सप्लेनेशन में चीज़ें बता रहा हूँ उसको सुनो, क्योंकि आप लोग ऑलरेडी पेड बैच वाले यूजर्स हो तो आपने पहले पढ़ रखा है। तो जो चीज़ें मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ क्वेश्चन सामने आते ही क्या वो आपको चीज़ें याद आ रही हैं कि नहीं आ रही, इस तरीके से भी सोचो, इस एंगल से भी सोचो। अगर जो मैं क्वेश्चन सामने आते हुए पुरानी चीज़ें अगर आपको याद आ रही हैं तो आप लोग ठीक ठाक लेवल पर तैयारी कर रहे हो, आपको चीज़ें दिमाग में रह रही हैं ना। नहीं आ रही तो इसीलिए तो रिवीजन क्लास कर रहा हूँ और रिवीजन में सब कुछ पढ़ा भी नहीं रहा हूँ, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट वही चीज़ें पढ़ा रहा हूँ। तो दोबारा एक तरीके से आपको समझो कि रिवीजन हो रहा है और बहुत अच्छी आपकी तैयारी हो जाएगी, ठीक ना। तो बस एक ही चीज़ रहेगी कि वीडियो लास्ट तक देखो और स्कोर जरूर अपना बताओ, उसके बिना चीज़ों का मज़ा नहीं आने वाला। अगर स्कोर वगैरह लोगों के आएंगे तो ये क्लासेस कंटिन्यू होंगी और लग रहा है कि मतलब आप लोग भी सही तरीके से पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हो तो फिर इस क्लास का कोई मतलब नहीं है। ये क्लास फिर मैं बंद करूँगा, क्योंकि जिन लोगों ने ऑलरेडी पेड क्लासेस ले रखी है उनको तो कोर्सेज मिलेगा, लेकिन अगर रिवीजन क्लासेस में अगर इसमें आप लोगों के रिस्पांस अच्छे आते हैं, आप लोग देखते हो वीडियोस और अपने स्कोर बताते हो, अल्टीमेटली हमको क्या करना है कि हमको अपना स्कोर बूस्टअप करना है और वो वन साइडेड नहीं होगा। मैं अकेले वीडियो बना के डाल दे रहा हूँ, मैं अकेले पढ़ा दे रहा हूँ, उससे नहीं होगा। उसमें आप लोगों का भी पार्टिसिपेशन चाहिए होगा और मेरे से ज़्यादा चाहिए होगा, ठीक है ना। तो आप लोग वीडियो को देखो और अपने स्कोर कमेंट करो और देखो कि आपकी तैयारी कैसी है, ठीक। तो आज हमारी पहली क्लास रहेगी और आने वाले टाइम पर रेगुलर बेसिस पर आपको रिवीजन क्लासेस मिलेंगी। आरबीआई की सर्कुलर भी मैं रिवाइज कराऊंगा, आरबीआई रिलेटेड न्यूज़ भी मैं रिवाइज कराऊंगा और ये इंपॉर्टेंट बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस जो भी होता है वो मैं सब कुछ यहाँ पर रिवाइज कराने वाला हूँ, ठीक है ना। तो चलो अब स्टार्ट करते हैं क्लास। जो बेसिक इंट्रोडक्शन था वो मैंने आपको बता दिया, मुझे नहीं लग रहा है कि इससे अलावा कुछ और डाउट होगा। अगर कुछ भी डाउट होता है तो कमेंट सेक्शन में आप लोग बताओ, उसका मैं नेक्स्ट वीडियो में रिप्लाई करूँगा। और बस फिलहाल आज के लिए तो हम लोग क्लास स्टार्ट करते हैं और क्लास स्टार्ट करने के लिए हमको अपने लैपटॉप स्क्रीन पर चलना होगा। तो चलो देखते हैं कि पहले क्वेश्चन में क्या बोला गया है। इन ऑर्डर टू इम्प्रूव एमएसएमई परफॉर्मेंस, हाउ मच अमाउंट हैज रिसेंटली बीन अप्रूव्ड बाय द यूनियन कैबिनेट फॉर ए वर्ल्ड बैंक असिस्टेड स्कीम रेजिंग एंड एक्सीलरेटिंग एमएसएमई परफॉर्मेंस रैंप। एमएसएमई के प्रदर्शन में सुधार के लिए हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा विश्व बैंक सहायता प्राप्त योजना रेजिंग एंड एक्सीलरेटिंग एमएसएमई परफॉर्मेंस यानी कि रैंप के लिए कितनी राशि स्वीकृत की गई है, ये इस क्वेश्चन का हिंदी में मतलब है, ठीक है। ये इसमें पूछा गया है, इसमें बेसिकली ये पूछा गया है कि रैंप स्कीम के लिए यूनियन कैबिनेट के द्वारा जो है कितना पैसा, कितना अमाउंट एलोकेट किया गया है, ये इसमें पूछा गया है। यूनियन कैबिनेट यानी कि कैबिनेट अप्रूवल से रिलेटेड क्वेश्चन है। एक चीज़ ये भी ध्यान रखना कि ये रैंप जो स्कीम है ये वर्ल्ड बैंक असिस्टेड यानी कि वर्ल्ड बैंक के द्वारा सहायता प्राप्त स्कीम है। तो इस स्कीम के लिए, इस पर्टिकुलर स्कीम के लिए जो है यूनियन कैबिनेट के द्वारा कितना पैसा, कितना अमाउंट जो है वो अप्रूव किया गया है, ये इसमें पूछा गया है। तो इसका जो आंसर होगा 808 मिलियन यूएसडी, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी 808 मिलियन यूएसडी जो है इसका आंसर हो जाएगा। और अगर इसकी आईएनआर में हम लोग बात करें, ठीक ना, वो तो यूएसडी में है, मिलियन यूएसडी में वो अमाउंट है। और अगर हम लोग आईएनआर में इसकी हम लोग बात करते हैं तो 6062.45 करोड़ रुपीज़ जो है वो इसकी आईएनआर में वैल्यू हो जाएगी, ठीक है। क्वेश्चन अच्छा है, कैबिनेट अप्रूवल का है तो चीज़ें अच्छी हैं और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा है, इसलिए ये रिवीजन क्लास में आया हुआ है, ठीक है। तो इसको ध्यान से सुनो आप लोग, सारी चीज़ें इसके बारे में जानो। और जो ऑलरेडी पेड बैच वाले यूजर्स हैं, आप लोगों को जब भी पढ़ाया गया था तो उससे मिलता जुलता क्या याद आ रहा है आप लोग रिकॉल करो। अगर वो सारी चीज़ें अगर आपको याद आ रही हैं तो आपकी तैयारी ठीक ठाक ढंग से है, आपको चीज़ें याद रह रही हैं, ठीक है। तो ये जो रेजिंग एंड एक्सीलरेटिंग एमएसएमई परफॉर्मेंस ये स्कीम है, ये वर्ल्ड बैंक के द्वारा मतलब सहायता प्राप्त स्कीम है। फाइनेंशियल ईयर 2023 में इसके स्टार्ट होने की संभावना है और लगभग 63 मिलियन, ठीक ना,
लगभग 63 मिलियन यानी कि 63 मिलियन से अधिक एमएसएमईज को डायरेक्टली, इनडायरेक्टली, टेक्निकली, फिनेंशियली या दूसरे और प्रकार से, मतलब बेसिकली उनको हेल्प करने के लिए ये स्कीम काम करेगी। और कोविड-19 के दौरान एमएसएमईज पर जो भी बुरा प्रभाव पड़ा, जो वो बंद हो गया, जो उनके पास में फंड नहीं था, या जो भी प्रभाव पड़ा कोविड-19 के दौरान, लॉकडाउन वगैरह सारी चीज़ें रही, तो उन सारी चीज़ों से रिकवर करने में मदद मिलेगी इस स्कीम के तहत। जो भी इसके तहत में फंड मिलेगा उन सारी चीज़ों को रिकवर करने के लिए काम किया जाएगा। इस पर अमाउंट मैंने दोनों आपको बता ही दिया है, ठीक है, वर्ल्ड बैंक के द्वारा। और क्योंकि ये एक चीज़ और जानना था कि 808 मिलियन यूएसडी जो है, ये जो 808 मिलियन यूएसडी है, इसमें से 500 मिलियन यूएसडी वर्ल्ड बैंक के द्वारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को लोन दिया गया। टोटल 808 मिलियन का है जो, इसमें से 500 मिलियन, ये चीज़ ध्यान रखना, ठीक है ना, 500 मिलियन यूएसडी, ठीक है ना। ये जो यूनियन कैबिनेट ने 808 मिलियन यूएसडी का जो अप्रूवल दिया हुआ है, इसमें से 500 मिलियन यूएसडी जो है यूनियन कैबिनेट ने यानी कि केंद्र सरकार ने वर्ल्ड बैंक से लोन लिया हुआ है, ठीक है ना। और यानी कि लगभग 500 मिलियन यूएसडी की अगर हम लोग बात करेंगे तो अभी के हिसाब से तो नहीं करेंगे क्योंकि डॉलर की वैल्यू आगे पीछे हो रही है, लेकिन उस टाइम पर जो इसका वैल्यू हुआ करता था तो 3750 करोड़ रुपीज़, ठीक है ना, ये इतना हो जाएगा। बाकी का जो बचा हुआ अमाउंट है इसके अलावा, यानी कि 308 मिलियन यूएसडी जो बचा हुआ अमाउंट है वो जो है भारत सरकार के द्वारा बियर किया जाएगा। और 308 मिलियन यूएसडी की अगर हम लोग बात करें INR में तो ये हो जाएगा लगभग 2312.45 करोड़ रुपीज़। इतना जो है 308 मिलियन यूएसडी ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा दिया जाएगा और ये जो है वो वर्ल्ड बैंक के द्वारा दिया गया। टोटल पैसे अमाउंट तो टोटल ये 808 मिलियन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा ही दिया जा रहा है, लेकिन 500 मिलियन यूएसडी इसने वर्ल्ड बैंक से लोन लिया हुआ है और बाकी 308 मिलियन खुद अपने आप से दे रहे हैं, ठीक ना। और ये रैंप जो स्कीम है, एक चीज़ यहाँ पर और जानना जरूरी है कि जो रेजिंग एंड एक्सीलरेटिंग एमएसएमई परफॉर्मेंस स्कीम जो है, ये रैंप, ये स्कीम जो है यूके सिन्हा कमेटी, केवी कामत कमेटी और ई कॉमर्स एडवाइजरी काउंसिल टू दी पीएम के रिकमेंडेशन के बाद में इसको लाया गया था। तो क्वेश्चन ये भी फ्रेम हो सकता है कि रैंप स्कीम को किसके या किस कमेटी के रिकमेंडेशन के बाद में लाया गया था। तो उस टाइम पर हमारे दिमाग में आना चाहिए यूके सिन्हा कमेटी और केवी कामत कमेटी और इनके साथ साथ में इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल टू दी पीएम, इन तीनों के रिकमेंडेशन के बाद में इस योजना को लाया गया था। बेसिकली मैंने बताया आप लोगों से क्वेश्चन के स्टार्टिंग में ही बताया कि एमएसएमईज को सपोर्ट करने के लिए, एमएसएमईज के लिए पॉलिसी बनाना, एमएसएमईज के लिए नॉलेज प्रोवाइड करना, उनको टेक्निकल सपोर्ट प्रोवाइड करना, उन सारी चीज़ों पर ये काम करेगी और उन सब चीज़ों में पैसे लगेंगे। तो जो पैसे लगेंगे उसको यूनियन कैबिनेट ने भी हाल ही में इतना अप्रूव किया हुआ है, ठीक। मैक्सिमम चीज़ें बताई आप लोगों को, सारी चीज़ें जो पढ़ाई जानी चाहिए थी सब कुछ बताया और बहुत अच्छे से चीज़ों को एलिब्रेट किया और आप लोग कहीं ना कहीं कनेक्ट कर पा रहे हो, कहीं ना कहीं चीज़ें आप लोग जो पहले पढ़े हो उससे कनेक्ट कर पा रहे हो, चीज़ें आप लोगों की रिवाइज हो रही हैं, इसी में उम्मीद करता हूँ, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। द नेशनल क्रेडिट गारंटी ट्रस्टी कंपनी लिमिटेड NCGTC हैज एक्सटेंडेड द इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम ECLGS फॉर माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस टिल व्हिच डेट। बढ़िया क्वेश्चन ये भी है, बढ़िया है तभी यहाँ पर आ रहा है, यहाँ तो ये बताने की जरूरत है ही नहीं कि बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक ना। अच्छा, एक चीज़ और यहाँ आप लोगों से पूछूंगा, जिन लोगों ने भी जून लास्ट और जुलाई फर्स्ट और सेकेंड जो जुलाई में 2 वीडियो आए हैं, उनसे ये पूछूंगा कि अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एमएसएमईज को किसी और तरीके से डिफाइन किया हुआ था, ठीक ना, ठीक है। कुछ अवार्ड फंक्शन देने गए थे, कुछ थोड़ा बहुत हिंट उससे रिलेटेड में दे रहा हूँ, पर्टिकुलर चीज़ें एग्जैक्ट तो नहीं बताऊंगा। कुछ अवार्ड फंक्शन था जहाँ पर पंजाब नेशनल बैंक और दूसरे जो भी और बैंक थी उनको अवार्ड दिया गया था, ठीक है ना। और उस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एमएसएमईज को किसी और तरीके से परिभाषित किया हुआ था, ठीक है, कुछ और बोला हुआ था। मतलब बेसिकली तो ये माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज ही है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसको कुछ और बोला हुआ था। क्या बोला हुआ था? अगर आप लोगों ने वीडियो देखा है और चीज़ें याद है तो कमेंट करके बताओगे। अब आते हैं इस क्वेश्चन पर। इसका जो आंसर होगा 31 मार्च 2023, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। 31 मार्च 2023, 31 मार्च 2023 जो इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेशनल क्रेडिट गारंटी ट्रस्टी कंपनी लिमिटेड ने अभी हाल ही में ECLGS स्कीम को जो है 31 मार्च 2023 तक के लिए बढ़ा दिया गया, ठीक है। यूनियन बजट के दौरान फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी ने MSMEs के लिए ECLGS को आगे बढ़ाने का फैसला लिया हुआ था, बोला हुआ था उन्होंने, और उसके बाद में अभी जो है बाद में इसको 31 मार्च 2023 तक के लिए बढ़ा दिया गया है, ठीक है। पहले आई स्कीम जो थी, पहले इस स्कीम की जो डेडलाइन थी वो मार्च 2022 तक के लिए थी, ठीक ना, मार्च 2022 तक के लिए पहले डेडलाइन थी, लेकिन अब इसे बढ़ाकर मार्च 2023 यानी कि लगभग 1 साल के लिए इसको बढ़ाकर इसकी डेडलाइन ये कर दी गई। तो ये दोनों चीज़ आप लोग याद रखना, ठीक है ना। और इसके साथ साथ इस स्कीम के लिए सैंक्शन अमाउंट जो है
4.5 लाख करोड़ रुपीस। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना, ये याद रखना। यही सारी चीज़ें होती हैं जो एक्सप्लेनेशन से क्वेश्चन में बनाने वाला हूँ, और जो आप लोग भूलते हो, जो चीज़ें आप लोग ना यहाँ से क्वेश्चन अगर फ्रेम हो जाएगा तो आप लोग भूलोगे, तो भूलना नहीं है। ये जो ECLGS स्कीम थी, इसके लिए कितना सैंक्शन अमाउंट था, इसके लिए जो सैंक्शन अमाउंट था वो 4.5 यानी कि 4.5 लाख करोड़। ठीक है, इतना सैंक्शन अमाउंट था, और इसे भी अब बढ़ाकर 5 लाख करोड़ रुपए करने का फैसला लिया गया है। ठीक ना, तो ये दोनों चीज़ें याद रखना। ठीक, पहले इसके लिए सैंक्शन अमाउंट जो था वो 4.5 लाख करोड़ रुपीस का था, और उसे बढ़ाकर 5 लाख करोड़ रुपीस कर दिया गया। ठीक, ये दोनों चीज़ें याद रखना। पहले इसकी डेट जो है मार्च 2022 थी, बाद में 31 मार्च 2023 तक के लिए कर दिया गया। सैंक्शन अमाउंट जो था स्कीम के लिए वो पहले 4.5 लाख करोड़ रुपीस था, उसे बढ़ाकर 5 लाख करोड़ रुपए कर दिया गया। ठीक है, मई 2020 जो डाटा आया हुआ है, जो थोड़ा सा डाटा आया हुआ है उसको हम लोग जानते हैं। मई 2020 में ये पर्टिकुलर जो स्कीम है ना, ECLGS स्कीम, मई 2020 में इस स्कीम को लॉन्च किया गया था, जब कोविड के लिए एक लंबा चौड़ा पैकेज दिया गया था। 2 लाख करोड़ रुपए का राहत पैकेज आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत में लॉन्च नहीं किया गया था मई 2020 में। ठीक है ना, तो याद कर पा रहे होगे आप लोग। ठीक है, तो उस दौरान इस स्कीम को लॉन्च किया गया था, और 25 मार्च 2022 तक इस स्कीम के तहत, ये जो डाटा ऑफिशियल डाटा आया हुआ था 25 मार्च 2022, 25 ऑफ मार्च 2022, ठीक ना, इस ड्यूरेशन तक इस स्कीम के तहत में टोटल 3.19 लाख करोड़ रुपीस, ठीक है ना, इतने का लोन जो है वो MSMEs को दिया जा चुका है। तो ये डाटा याद रखना। इस स्कीम की जो सैंक्शन अमाउंट था वो 4.5 लाख करोड़ रुपीस था, उसे बढ़ाकर 5 लाख करोड़ रुपए कर दिया गया। 25 मार्च 2022 तक का जो डाटा हमारे पास में था, तब तक इस स्कीम के तहत में इस 5 लाख करोड़ रुपए में से 3.19 लाख करोड़ रुपए का लोन MSMEs को दिया जा चुका है। ठीक, तो काफ़ी चीज़ें यहाँ पर बताएंगे, और सारी चीज़ें आप लोग कनेक्ट कर पा रहे होगे, रिवाइज कर पा रहे होगे। ठीक है, तो ये भी बढ़िया ही क्वेश्चन था। आगे बढ़ेंगे। भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रण प्राइवेट लिमिटेड, ए होली ओन्ड सब्सिडियरी ऑफ द RBI, हैज रिसेंटली सेट अप द वार्निका इंक मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी इन व्हिच इंडियन सिटी। क्वेश्चन ये भी बढ़िया है। भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रण प्राइवेट लिमिटेड RBI की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी ने हाल ही में किस भारतीय शहर में वार्निका इंक विनिर्माण सुविधा स्थापित की हुई है। ठीक है, तो रिवीजन क्लास में मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में ही बताया था बेसिक इंट्रोडक्शन में कि मैं 2-4 सेकंड का टाइम दूंगा आप लोगों को, और फर्स्ट और सेकंड दो क्वेश्चन हम लोगों ने डिस्कस किया, वहाँ पर मैंने इंस्टेंट आंसर बता दिया था, और ये सोच के बताया हुआ था कि आप लोग उसका आंसर नोट डाउन कर रहे होगे या फिर आप कमेंट कर रहे होगे। ठीक है, तो इसका आंसर आपको कमेंट करो। हर क्वेश्चन के बाद में 2 सेकंड का मैं पॉज लूंगा, तो इसका आंसर है तो आप लोग नोट डाउन करो या आप कमेंट करके बताओ, फिर उसके बाद हम चीज़ों को एक्सप्लेन करना स्टार्ट करते हैं। ठीक है ना, इसका आंसर आप लोग कमेंट करो और या फिर नोट डाउन करो। वीडियो के एंड में मैं पूछूंगा कि 10 में से कितने क्वेश्चन सही हुए, आपके कितने नंबर आए, और ये पूरी ईमानदारी के साथ में आप लोगों को बताना है ना। चलो, तो इसका जो आंसर हो जाएगा मैसूरू कर्नाटका, ऑप्शन नंबर A। ठीक है, मैसूरू कर्नाटका ऑप्शन नंबर A जो है वो इसका आंसर हो जाएगा। और भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रण प्राइवेट लिमिटेड यानी कि BRB NMPL ने अभी अप्रैल में, ठीक है, वार्निका नाम से मैसूरू कर्नाटका में एक इंक मैन्युफैक्चरिंग की स्थापना की हुई। किस नाम से? वार्निका नाम से एक इंक मैन्युफैक्चरिंग की कंपनी की फैसिलिटी उसकी स्थापना की है, और कहाँ पर की है? ये मैसूरू कर्नाटका में की है। ठीक, और इस यूनिट की जो कैपेसिटी है वो 1500, ठीक है, मेट्रिक टन की इसकी कैपेसिटी है। इतना इंक ये प्रोड्यूस कर पाएगी, और इस मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को अभी अप्रैल में RBI गवर्नर शक्तिकांत दास जी ने देश को समर्पित किया, देश के लिए मतलब इसको किया, मतलब समर्पित किया। और ये जो BRB NMPL यानी कि भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रण प्राइवेट लिमिटेड है, ये बेसिकली RBI की होली ओन्ड सब्सिडरी है। ये क्वेश्चन में ही चीज़ें आपको बता दी गई हैं, तो इस तरीके से भी समझा करो। क्वेश्चन अगर ये पूछा जाए कि RBI हैज़ हाउ मेनी होली ओन्ड सब्सिडरी है, तो ये इस टाइम पर आपको ये पूछा क्या जाएगा, पूछ ही रहा हूँ। आप लोग बताओ RBI की कितनी होली ओन्ड सब्सिडरी है, ये कॉमेंट कर बताओ। ठीक है, रिवीजन क्लासेस हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें मैं आप लोगों से पूछूंगा, और कुछ भी ऐसा नहीं पूछ रहा हूँ जो आपको पहले नहीं बताया गया हो, तो ये आपको बताना होगा, ये आपको रिकॉल करना होगा। RBI की कितनी होली ओन्ड सब्सिडरी है वो बताओ, जिनमें से एक क्वेश्चन में ही बता दिया गया। ठीक है, ये उन्हीं में से है। और जो 1500 मीट्रिक टन की बात हुई थी, ये एनुअल प्रोडक्शन होगा इसका। ठीक है ना, ये एनुअल प्रोडक्शन होगा इसका, और इसके माध्यम से बैंक नोट सिक्योरिटी को और ज़्यादा इम्प्रूव किया जाएगा। ठीक है, और रुपए की सिक्योरिटी को और ज़्यादा इम्प्रूव किया जाएगा, जो भी करेंसीज होती है, क्योंकि इंक हम अपना खुद ही निर्माण कर रहे हैं, तो इस तरीके की कोई इंक जो है बना नहीं पाएगा, कुछ भी हम कॉम्बिनेशन करें। तो कुल मिलाकर ये रुपीज़ की सिक्योरिटी फीचर में आएगा, इस हिसाब से हम लोग इसमें इंक वगैरह बनाएंगे। ठीक है ना, और इसमें जो है हम अपने देश के अंदर ही
नोट इंक मैन्युफैक्चरिंग को स्वदेशी रूप से बनाने का बढ़ावा भी मिलेगा, ठीक है ना। मेक इन इंडिया वाला जो हमारा इनिशिएटिव है उसको भी बढ़ावा इससे मिलेगा, क्योंकि हम अपने देश में खुद इंक का निर्माण कर रहे हैं जो जिससे हमारी नोट की प्रिंटिंग वगैरह होती है, ठीक। और कलर शिफ्ट इंटेलिगो इंक का प्रोडक्शन होगा इस यूनिट में, ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, ठीक है, ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, तो ये आप लोग ध्यान रखना। हालांकि मैंने पढ़ाया हुआ था पहले से, तो कलर शिफ्ट इंटेग्लियो इंक का प्रोडक्शन जो है इससे किया जाएगा, जिसको कि हम लोग शॉर्ट में CSII के नाम से भी मतलब इसको हम लोग जानेंगे, ठीक ना। इसके साथ साथ जब इस वार्निका इंक मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी को सत्यकांत दास जी ने देश को समर्पित किया हुआ था, तो उसी टाइम पर, उसी पर्टिकुलर टाइम पर उन्होंने इसके भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रण प्राइवेट लिमिटेड के लर्निंग एंड डेवलपमेंट सेंटर, जिसको कि हम लोग LDC बोलते हैं, लर्निंग एंड डेवलपमेंट सेंटर का भी फाउंडेशन स्टोन रखा हुआ था, ठीक ना। इसकी भी आधारशिला रखी गई थी सत्यकांत दास जी के द्वारा, जब उन्होंने जिस टाइम पर उन्होंने वार्निका इंक मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी का उद्घाटन किया हुआ था, उसको देश को मतलब उद्घाटन का देश को समर्पित किया हुआ था मैसूरू कर्नाटका में। उसी टाइम पर भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रण प्राइवेट लिमिटेड के लर्निंग एंड डेवलपमेंट सेंटर यानी कि LDC का फाउंडेशन स्टोन भी रखा गया था RBI के गवर्नर सत्यकांत दास के द्वारा। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन से मैंने 2-3 चीजें आप लोगों से पूछी, पहले कि RBI की कितनी होली ओन्ड सब्सिडरी होती हैं, उसका आंसर दोगे, ठीक है। और दूसरा ये पूछ रहा हूँ कि सत्यकांत दास जो है RBI के कौन से नंबर के गवर्नर है, ये भी आप लोग फटाफट बताओगे, ठीक। ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें मैं आप लोगों से पूछने की कोशिश करूंगा। चलो आगे बढ़ते हैं। RBI हैज़ रिसेंटली एक्सटेंडेड द डेडलाइन फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द कैसेट स्वैप इन ऑल ATMs टिल विच डेट। RBI ने हाल ही में सभी ATMs में कैसेट स्वैप के कार्यान्वयन की समय सीमा को किस तारीख तक बढ़ा दिया है, ठीक ना। कैसेट स्वैप किस तारीख तक के लिए एक्सटेंड कर दिया गया, कैसेट स्वैपिंग का इम्प्लीमेंटेशन जो है वो RBI के द्वारा बढ़ा दिया गया है, उसकी डेडलाइन बढ़ा दी गई है, तो किस डेट तक वो डेडलाइन बढ़ा दी गई है ये इसमें पूछा गया है। तो इसका जो आंसर होगा 31 मार्च 2023, ऑप्शन नंबर C, 31 मार्च 2023। अभी किसी क्वेश्चन का और आंसर था, ठीक ना। अभी 1-2 क्वेश्चन पहले 3 ही क्वेश्चन हम लोगों ने पढ़ा है और किसी एक क्वेश्चन का आंसर भी था 31 मार्च 2023। तो क्या आंसर था, रिलेट करो, आप लोग रिलेट करो, इसी वीडियो में देखो कि आप लोगों को जो पिछले पढ़ाया गया वो याद रह रहा है या फिर ऐसे ही चल रहा है, ठीक है ना। और यहाँ पर सबसे बड़ी बात हो रही है, सबसे पहले हम लोग ये जानते हैं कि जो कैसेट स्वैप में कैसेट है, कैसेट क्या है। पहले कैसेट के बारे में जानते हैं, हालांकि पता ही होगा, रिवाइज करा रहा हूँ, लेकिन फिर भी एक बार मोटा मोटा ओवरव्यू दे देते हैं। तो कैसेट क्या होता है ना कि ATM के अंदर जो भी नोट रखी जाती है उसको एक बॉक्स में रखा जाता है, ठीक है ना। तो जो वो बॉक्स होता है उसी को हम लोग कैसेट बोलते हैं। ATM के अंदर जो भी नोट रखी जाती है, देखो 100 की नोट रखी जाती है, 500 की रखी जाती है, 200 की रखी जाती है, जिस भी तरीके से वहाँ पर नोट रखी जाती है, 2000 की रखी जाती है, तो जो भी नोट उसमें रखी जाती है वो किसी एक बॉक्स में रखी जाती है और उस बॉक्स को ही हम लोग कैसेट बोलते हैं, ठीक ना, कैसेट भरी बोलते हैं। और प्रत्येक कैसेट में केवल एक प्रकार की नोट भरी रहती है। ये भी समझना है कि अगर 100 रुपए की कैसेट है तो उसमें सिर्फ 100 रुपए की ही नोट भरी जाएगी, उसमें 200 रुपए की नोट नहीं भरी जाएगी, उसमें 50 रुपए की, उसमें 2000 रुपए की नोट नहीं भरी जाएगी, ठीक है। तो ये चीज़ आप लोग समझना। तो RBI ने जुलाई 2021 में, ये चीज़ भी याद रखो, ये भी याद रखो, जुलाई 2021, ठीक। RBI ने जुलाई 2021 में सभी बैंकों को ATM के अंदर लॉकेबल कैसेट यूज करने के लिए बोला हुआ था। कैसेट आपको समझ में आ गया, कैसेट के आगे लॉकेबल लग रहा है, लॉकेबल का मतलब क्या हो जाएगा, किसी भी चीज़ को लॉक करना, ठीक। अब आगे भी और समझेंगे कि लॉकेबल कैसेट क्या होता है, वो भी जानेंगे, लेकिन एक जो वर्ड से जो शब्द सुन के हमारे दिमाग में चीज़ें आनी चाहिए, उससे हमको समझ में आ रहा है कि जो कैसेट स्वैप के लिए कैसेट यूज होगी उसको लॉक करना है, ठीक ना, उसको किसी भी तरीके से लॉक होना चाहिए। तो जुलाई 2021 में RBI ने सभी ATM से सभी बैंकों को ये बोला हुआ था कि लॉकेबल कैसेट को यूज करो आप लोग। लॉकेबल कैसेट यूज करने के लिए RBI ने जुलाई 2021 में सभी बैंकों को बोला था, जिससे कि ATM में पैसा डालने के टाइम पर पूरा का पूरा कैसेट ही चेंज कर दिया जाए। ATM में पैसा डालने के लिए बहुत ज़्यादा टाइम ना लगे। देखो कैसेट अगर लॉकेबल नहीं रहेगी तो कैसेट निकालेंगे, वो कैसेट निकाल कर हम लोग ATM बंद करते हैं। ATM बंद करने के बाद में 2-4 बॉडीगार्ड वगैरह ना गन वन लिए बाहर खड़े रहते हैं, फिर ATM अंदर से इसका शटर डाउन किया जाता है, फिर कैसेट निकाली जाती है, कैसेट में नोट यहाँ से जाती है, नोट भरा और आ जाता है। इस टाइम पर भी ना धांधलीगर्दी हो सकती है, कई बार ये चीज़ें हो सकती है, तो इसी ये और इसमें टाइम टेकिंग भी होगा, बहुत ज़्यादा टाइम भी लगेगा, ठीक। लेकिन अगर कैसेट लॉकेबल रहेगा तो मतलब कि कैसेट लॉक है, हमने हमको ATM में पैसे डालना, हम ATM गए, शटर गिराया, कैसेट निकाला, कैसेट डाल दिया। और आसान करेंगे तो अगर आप लोगों को, जो लोग ऑफिस में कहीं ना कहीं वर्किंग होगी, आप लोगों के ऑफिस में प्रिंटर होता है, प्रिंटर में देखो कार्टेज लगी होती है, तो कार्टेज क्या होती है, ऐसा थोड़ी था कि कार्टेज की जगह उसमें इंक खत्म हो गई, उसका स्याही खत्म हो गई इसमें, तो ऐसा थोड़ी था कि उसको बैठ कर 5 मिनट स्याही भर रहे हैं, उसमें सब करना है, ऐसा नहीं करते ना। हमारे पास में ऑलरेडी स्पेयर में एक
कार्टेज अलग से रखा होता है, वो हमने जो कार्टेज खत्म हो गया उसको निकाल लिया, दूसरा कार्टेज डाल दिया, जो कार्टेज निकाला उसको बाद में रिफिल कराएंगे, फिर से उसको प्रिंटर में डाल देंगे जब जरूरत होगी। तो बेसिकली यही कॉन्सेप्ट यहाँ पर चल रहा है। एटीएम के अंदर जो भी कैसेट्स होते हैं वो लॉकेबल रहेंगे, एटीएम के अंदर कैश खत्म हुआ, लॉकेबल कैसेट आएगा, उसको डायरेक्ट उसमें हम लोग डालेंगे, बस बात खत्म। ऐसा नहीं वहीं पर हम लोग भरने जा रहे हैं। तो ये कुल मिलाकर मोटा मोटा ओवरव्यू था इसका और समझ में आया होगा, ठीक है। लॉकेबल कैसेट रहेगा तो सीधे भैया जाओ, एक निकालो दूसरा डालो, बात खत्म होती है। इससे भी है, टाइम कंज्यूमिंग भी नहीं है, कम टाइम भी लगना है, ठीक है ना। और इसको लॉकेबल कैसेट वाला जो आरबीआई ने जुलाई 2021 में बोला हुआ था, इसको फेज वाइज तरीके से इंप्लीमेंट करना था, जिसमें ये बोला गया था कि हर साल 1/3 एटीएम में, हर साल लगभग 1/3, हर साल 1/3 एटीएम्स में इसे इंप्लीमेंट करना था। और पहले जो है इसकी डेडलाइन 31 मार्च 2022 तक के लिए थी, ठीक ना, 31 मार्च 2022 तक के लिए थी, लेकिन बाद में इसे फिर से एक साल के लिए बढ़ाकर 31 मार्च 2023 तक के लिए कर दिया गया, ठीक। यही इस क्वेश्चन में पूछा गया था। और आरबीआई ने यह भी बोला है कि 5-5 कैसेट्स के 3 सेट की आवश्यकता होगी प्रत्येक एटीएम के लिए। 5-5 कैसेट के, यानी कि पांचों कैसेट में अलग अलग टाइप के नोट रहेंगे, 3 सेट की आवश्यकता होगी। एक सेट एटीएम में लगा होगा, एक सेट ब्रांच में होगा और एक सेट हमेशा जो है इमरजेंसी के लिए रेडी रहेगा। तो टोटल 3 सेट की आवश्यकता होगी, ठीक ना, 3 नंबर ऑफ सेट्स, ठीक है। 3 सेट की आवश्यकता होगी 5-5 कैसेट की, तो ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए। तो पहले इसकी डेट 31 मार्च 2022, बाद में एक्सटेंड करके 31 मार्च 2023 तक किया गया। तो ये क्वेश्चन भी बढ़िया था एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, और आप लोगों ने कनेक्ट किया होगा, चीज़ें आप लोगों की रिवाइज हुई होंगी, और आप लोगों ने आंसर सही दिया था कि गलत दिया था, ये बताओ आप लोग, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। व्हिच हाउसिंग फाइनेंस कंपनी हैज रिसेंटली पार्टनर्ड विद नेबेट इंडिया फॉर ए यूनिक एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम फॉर वुमेन इन रूरल एरियाज। ग्रामीण क्षेत्र में महिलाओं के लिए एक अद्वितीय रोजगार सृजन कार्यक्रम के लिए हाल ही में किस हाउसिंग फाइनेंस कंपनी ने नेबेट इंडिया के साथ में भागीदारी की है? तो पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस, ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर होगा, ठीक है ना। बस इतना इसमें पढ़ना है, पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस ऑप्शन नंबर इसका आंसर होगा। और इस पार्टनरशिप के हो जाने के बाद में नेबेट इंडिया जो है वो रूरल इंडिया के लिवलीहुड और एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ को प्रमोट करेगा। पीएनबी हाउसिंग जो है, पीएनबी हाउसिंग की एक सीएसआर इकाई है, सीएसआर यूनिट है ना, और उस सीएसआर यूनिट का नाम क्या है? पहल। पीएनबी हाउसिंग की एक सीएसआर यूनिट है जिसका नाम है पहल फाउंडेशन, और जो पहल फाउंडेशन है वो ही इसको स्पॉन्सर करेगी। सीएसआर यानी कि कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है ना। और ये क्या होता है कि किसी भी कंपनी के नेट प्रॉफिट का 2% जो है हमेशा सामाजिक कार्यों के लिए खर्च करना होता है, ये ऐसा रूल है। इसी को हम लोग सीएसआर बोलते हैं, यानी कि कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो उसका 2% जो होता है वो करना होता है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पीएनबी हाउसिंग। ऑप्शन नंबर ए, पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस, ठीक। पंजाब नेशनल बैंक की बात हुई है, पीएनबी हाउसिंग की बात हुई है, पंजाब नेशनल बैंक की बात हुई है, सीएससी की बात हुई है, तो इन सभी के हेडक्वार्टर वगैरह रिकॉल करोगे, यहाँ पर नहीं बताए जाएंगे, पहले कई बार आप लोगों को बताए जा चुके हैं। आगे बढ़ेंगे। एज ए पार्ट ऑफ फिनब्लू इनिशिएटिव टू प्रमोट इनोवेशन थ्रू फाइनेंशियल टेक्नोलॉजीज, व्हिच बैंक हैज रिसेंटली साइंड ए MOU विद द सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क ऑफ इंडिया STPI एंड AIC STPI नेक्स्ट, ठीक है ना। वित्तीय प्रौद्योगिकी के माध्यम से नवाचार को बढ़ावा देने के लिए फिनब्लू पहल के हिस्से के रूप में किस बैंक ने हाल ही में सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क ऑफ इंडिया STPI और AIC STPI नेक्स्ट के साथ में एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? आंसर बताओ आप लोग, 2-4 सेकंड का टाइम आप लोगों के लिए रहेगा। बताओ इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर कमेंट कर आप लोग फटाफट बताओ, ठीक है। तो इसका जो आंसर रहने वाला है, इसका आंसर हो जाएगा इंडियन ओवरसीज बैंक, ऑप्शन नंबर बी। इंडियन ओवरसीज बैंक ऑप्शन नंबर बी जो है इसका आंसर हो जाएगा। फिनब्लू STPI का एक इनिशिएटिव है। फिनब्लू जो है वो STPI का एक इनिशिएटिव है, और इसके माध्यम से फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी के माध्यम से इनोवेशन को प्रमोट किया जाता है, ठीक है ना। और ये जो STPI की मैं बात कर रहा हूँ, सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क ऑफ इंडिया, इसकी जो बात कर रहा हूँ, ये मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंतर्गत आती है। उसके अंदर काम करने वाली एक साइंस एंड टेक्नोलॉजी ऑर्गेनाइजेशन है। और यहाँ पर एक चीज़ और बताई गई, AIC STPI नेक्स्ट। तो जो ये AIC STPI नेक्स्ट है, ये STPI के द्वारा ही स्टेब्लिश एक नोडल एजेंसी है, और इन्हीं दोनों के बीच में, इन्हीं दोनों के बीच में, यानी कि AIC STPI नेक्स्ट और इंडियन ओवरसीज बैंक के बीच में एक पार्टनरशिप किया गया है। पार्टनरशिप क्यों किया गया ये भी आपको बताया गया कि टू प्रमोट इनोवेशन को प्रमोट करने के लिए ये किया गया, ठीक है। इस तरीके से इंडियन ओवरसीज बैंक और ऑप्शन में जितनी भी बैंकिंग हेडक्वार्टर वगैरह रिकॉल करोगे, बार बार ये चीज़ें नहीं बताई जाएंगी, ठीक। विभिन्न क्लासेस है इसमें तो बिल्कुल भी नहीं बताएंगे, तो आप लोग कमेंट करके बताओ, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। The Reserve Bank of India has recently reduced the ways and means advances for the states and union territories. What is the reduced amount? बढ़िया क्वेश्चन है। भारतीय रिजर्व बैंक ने हाल ही में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए तरीके और साधन अग्रिम WMA को कम कर दिया गया। कम की गई राशि कितनी है? आंसर बताओ। 2-4 सेकंड आप लोगों के लिए रहेंगे, आंसर बताओ आप लोग, ठीक है ना।
और जो लोग बोलते हैं ना कि सर आरबीआई रिलेटेड न्यूज़, आरबीआई रिलेटेड सर्कुलर, उन सब चीज़ों का भी रिवीजन कराया करो, उन सब चीज़ों के लिए एक सेपरेट क्विज बना दिया करो। तो सेपरेट क्विज तो चलो मैं बनाऊंगा ही या नहीं बनाऊंगा, जो भी चीज़ें वो तो बात की चीज़ें देखी जाएगी, लेकिन जो अगर रिवीजन क्लासेस इसमें देखो ना कि आरबीआई से रिलेटेड कितने क्वेश्चंस ले रहा हूँ मैं, ठीक है, तो ये भी आरबीआई से रिलेटेड है और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट भी है। तो आरबीआई की कहीं पर कोई चीज़ें छोड़ी नहीं जा रही हैं, तो ध्यान रखो आप लोग, ठीक। और मतलब ना ऐसा मन में डाउट नहीं होना चाहिए, सस्पेंस के साथ में, डाउट के साथ में पढ़ाई ना करो कि सही चीज़ें नहीं मिल रही, पूरी चीज़ें नहीं मिल रही हैं। उस कंडीशन में फिर क्या होगा ना कि आपकी एफिशिएंसी प्रभावित होगी और आप जो चीज़ें याद करोगे वो नहीं हो पाएगा आप लोगों से। तो आरबीआई की चीज़ें भी मैं इंक्लूड कर रहा हूँ, कवर कर रहा हूँ, कहीं पर कोई चीज़ छोड़ी नहीं जा रही है। और वैसे भी रिवीजन क्लासेज है तो इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ें ही जा रही हैं, बाकी जो रेगुलर क्लासेज हमारे चलते हैं, जो पेड बैचेज हैं, वहाँ पर सब कुछ बहुत अच्छे तरीके से कवर किया जा रहा है, ठीक है। तो इसका आंसर आप लोगों ने कमेंट कर दिया होगा अभी तक आप लोगों ने, तो मैं इसका आंसर बताता हूँ। 47,010 करोड़ रुपये, ऑप्शन नंबर बी। 47,010 करोड़ रुपीज़, ऑप्शन नंबर बी जो है इसका आंसर हो जाएगा, ठीक। 47,010 करोड़ रुपये। पहले यह अमाउंट जो था वो 51,560 करोड़ रुपये का हुआ करता था। 51,560 करोड़ रुपीज़ का अमाउंट ये पहले हुआ करता था, जिसे अब घटा दिया गया है, ठीक है ना। जिसे अब घटाकर 47,010 करोड़ रुपये कर दिया गया है। WMA की यहाँ पर बात हुई, वेज एंड मीन्स एडवांसेस, ये क्या होता है? तो आरबीआई के द्वारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को दिए गए टेम्प्रेरी एडवांस होते हैं ये। आरबीआई के द्वारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नहीं कहेंगे, गवर्नमेंट को, आरबीआई के द्वारा गवर्नमेंट को दिए गए ये टेम्प्रेरी एडवांसेस होते हैं। और गवर्नमेंट में सेंट्रल गवर्नमेंट आ सकती है, स्टेट गवर्नमेंट आ सकती है, यूनियन टेरिटरीज आ सकती है, इन सभी को, मतलब कि आरबीआई के द्वारा किसी भी सेंट्रल गवर्नमेंट, किसी भी स्टेट गवर्नमेंट या फिर यूनियन टेरिटरीज को जो भी टेम्प्रेरी बेस पर एडवांस दिए जाते हैं वो WMA के अंदर ही आते हैं, ठीक है। 1 अप्रैल 2022 से इसे रिड्यूस कर दिया गया। 1 अप्रैल 2022 से ये रिड्यूस्ड लिमिट प्रभावी हो जाएगी, ठीक ना। ये जो 47,010 करोड़ रुपए की ये लिमिट है, ये 1 अप्रैल 2022 से 1 अप्रैल 2022 से प्रभावी हो गई, उससे इफेक्टिव हो गई है। और ये जो भी चेंजेस किए गए हैं ये वेज एंड मीन्स एडवांसेस पर बनाई गई एडवाइजरी कमेटी के रिकमेंडेशन पर किए गए हैं। वेज एंड मीन्स एडवांसेस पर एक एडवाइजरी कमेटी बनाई गई है, उसी के रिकमेंडेशन के बाद में इसका अमाउंट जो है वो 51,560 करोड़ रुपए से रिड्यूस करके 47,010 करोड़ रुपए किया गया है। और ये जो वेज एंड मीन्स एडवांसेस पर कमेटी बनाई गई, इस कमेटी का अध्यक्षता कौन किया, इस कमेटी का अध्यक्ष कौन है, ये जानना भी जरूरी है। तो सुधीर श्रीवास्तव, ठीक है, सुधीर श्रीवास्तव जी हाँ, वो इस कमेटी के अध्यक्ष हैं। तो ऑप्शन नंबर बी 47,010 करोड़ रुपीज इसका आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। इन ऑर्डर टू प्रमोट इनोवेशन इन द सिक्योरिटीज मार्केट, सेबी हैज रिसेंटली लॉन्च्ड एन आइडियाथॉन बाय व्हिच नेम। प्रतिभूति बाजार में नवाचार को बढ़ावा देने के लिए सेबी ने हाल ही में किस नाम से एक आइडियाथॉन लॉन्च किया हुआ है, ये इस क्वेश्चन में पूछा गया है। बताओ, शुरू के 2-4 सेकंड आपके रहेंगे, इसका आंसर कमेंट करो, नोट डाउन करो, जो भी है वीडियो के एंड में आपको बताना है कि आपने 10 आउट ऑफ कितना गेन किया, ठीक है। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मंथन, ठीक है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने सही लोगों ने सही आंसर कमेंट किया होगा, ठीक है। और ये जो मंथन आइडियाथॉन था ये 6 हफ्ते का था, ठीक है, 6 हफ्ते तक चलने वाला आइडियाथॉन था। सेबी ने इसे BSE, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, CDLS, NSDL, ठीक है, के फिनटेक, CAMS, लिंक इन टाइम एंड और MCX के साथ में एसोसिएशन में इसको लॉन्च किया हुआ था, ठीक है। 30 मार्च 2022 से 14 मार्च 2022 तक इसके लिए रजिस्ट्रेशन कराया जा सकता था। 30 मार्च 2022 से 14 मई, ठीक है, 2022 के दौरान इंस्टीट्यूशन में इसके लिए रजिस्ट्रेशन किया जा सकता था। 16 साल से अधिक का कोई भी स्टूडेंट, कोई भी स्टार्टअप फाउंडर, कोई भी प्रोफेशनल, कोई भी एकेडमिशियन, कोई भी मतलब इन लोगों में से 16 साल से अधिक का कोई भी व्यक्ति जो है इस आइडियाथॉन के तहत में अपने आइडियाज़ दे सकता था, ठीक ना। इन्वेस्टर एजुकेशन, प्रोटेक्शन एंड ईज ऑफ इन्वेस्टिंग, सिक्योरिटीज मार्केट डेवलपमेंट, मार्केट रेगुलेशन, इन सब पर अपने आइडियाज़ जो है इसमें देने होंगे, ठीक है ना। और टॉप 10 विनर्स को 5 लाख रुपीज़ का कैश प्राइज भी दिया जाना था, इसमें दिया गया था, ठीक। तो इसका जो आंसर होगा मंथन। सेबी की बात हुई है तो हेडक्वार्टर वगैरह आप लोग रिकॉल करना। आगे बढ़ेंगे। विच बैंक हैज रिसेंटली बीन एडजर्ड एज द बेस्ट परफॉर्मिंग बैंक इन सेल्फ हेल्प ग्रुप लिंकेज बाई दीनदयाल अंत्योदय योजना, नेशनल रूरल लिवलीहुड मिशन, डे, NRLM, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट। दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा हाल ही में किस बैंक को सहायता समूह लिंकेज में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला घोषित किया गया है, ठीक है ना। स्वयं सहायता समूह लिंकेज के मामले में किस बैंक को सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला घोषित किया गया, इस क्वेश्चन में पूछा गया है। HDFC बैंक, ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा।
HDFC बैंक, ऑप्शन नंबर बी जो है इसका आंसर हो जाएगा। विज्ञान भवन नई दिल्ली में एक इवेंट ऑर्गेनाइज किया गया था और उस इवेंट के दौरान HDFC बैंक को इस अवार्ड से सम्मानित किया गया था। और HDFC बैंक एकमात्र प्राइवेट सेक्टर बैंक है जिसको कि ये अवार्ड दिया गया है। ठीक है, NRLM की अगर हम लोग बात करें, यानी कि नेशनल रूरल लिवलीहुड मिशन की अगर हम लोग बात करेंगे, तो ये जून 2021 में मिनिस्ट्री ऑफ रूरल एंड डेवलपमेंट के द्वारा लॉन्च किया गया था। ठीक है, जून 2011 जून 2011 में मिनिस्ट्री ऑफ रूरल एंड डेवलपमेंट के द्वारा लॉन्च किया गया था। तो कुल मिलाकर ऑप्शन नंबर डी HDFC बैंक इसका आंसर होगा। और जो भी बैंकें दी गई हैं सबके हेडक्वार्टर MD एंड CEO टैगलाइन आप लोग रिकॉल करोगे। अगला और लास्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग इस वीडियो का, इस रिवीजन क्लास का। इन ऑर्डर टू प्रोवाइड स्पेशल बेनिफिट्स टू सर्विंग एंड रिटायर्ड BSF पर्सनल थ्रू दी सेंट्रल आर्म्ड पुलिस सैलरी पैकेज CAPSP स्कीम, व्हिच बैंक हैज रिसेंटली साइंड एन MOU विद द बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। केंद्रीय सशस्त्र पुलिस वेतन पैकेज CAPSP योजना के माध्यम से सेवारत और सेवानिवृत्त BSF कर्मियों को विशेष लाभ प्रदान करने के लिए किस बैंक ने हाल ही में सीमा सुरक्षा बल के साथ में एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। तो पहले 2-4 सेकंड आप लोगों के लिए रहेंगे, आंसर बताने की कोशिश करो। आंसर बताओ, कमेंट करो आप लोग, आंसर फटाफट बताओ इसका आंसर क्या होगा। ठीक है ना, आप पहले बताओगे, आप पहले नोट डाउन करोगे, उसके बाद मैं बताऊंगा किसका आंसर क्या होगा। ठीक है, क्योंकि रिवीजन क्लासेज है तो चीज़ें रिवाइज होनी चाहिए। ठीक, तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। ऑप्शन नंबर डी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इसका आंसर हो जाएगा। और इस MOU के साइन हो जाने के बाद में ये जो SBI है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, ये BSF के रिटायर्ड और वर्किंग दोनों प्रोफेशनल्स को और उनकी फैमिलीज को स्पेशल बेनिफिट्स प्रोवाइड करेगी। ठीक है ना, इसके तहत में उनको ऑन ड्यूटी डेथ इंश्योरेंस कवर मिलेगा, परमानेंट पार्शियल डिसेबिलिटी कवर मिलेगा, पर्सनल और एयर एक्सीडेंटल डेथ इंश्योरेंस कवर भी मिलेगा। इसके साथ साथ में चाइल्ड एजुकेशन, लड़कियों की शादी, इन सब के लिए भी उनको फैसिलिटी प्रोवाइड की जाएगी। और जीरो बैलेंस अकाउंट दिया जाएगा, लोन, होम लोन, एजुकेशन लोन। ठीक है ना, ये सब चीज़ें जो है उनको अच्छे इंटरेस्ट रेट पर, अट्रैक्टिव सस्ते इंटरेस्ट रेट पर ये सारी फैसिलिटी BSF को प्रोवाइड की जाएंगी SBI के द्वारा ये MOU साइन कर लेने के बाद में। ठीक है, तो वीडियो यहीं पर खत्म करेंगे। आज के रिवीजन क्लास में 10 क्वेश्चन हम लोगों ने डिस्कस किए और 10 क्वेश्चन में आप लोगों के कितने क्वेश्चन सही हुए, कितने आंसर सही हुए, आप लोग कमेंट करके फटाफट बताओ। ठीक है ना, ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेशन मिलेगा तभी ये रिवीजन क्लासेस चलेंगी, नहीं तो फिर जो पेड क्लासेस जैसे चलती आई हैं वही आप लोगों को मिलेंगी। तो आप लोग वीडियो को अगर लास्ट तक देखे हो, यहाँ तक पहुँचो, तो आपको अपना स्कोर बताना मैंडेटरी है, वो जरूरी है। ठीक है ना, सेल्फ एनालिसिस के लिए भी आपको जरूरी है कि कितने क्वेश्चन आप सही कर पाए, कितने नहीं कर पाए। और मेरे लिए भी जरूरी है कि आप लोग इसको देख रहे हो कि नहीं देख रहे हो, कि इससे क्या कुछ बेनिफिट आप लोगों को मिल भी रहा है या सिर्फ पेड कोर्स से काम चल जाएगा। अगर सिर्फ पेड कोर्स से काम चल जाएगा तो हमें क्या जरूरत है इधर ना अननेसेसरी चीज़ों को डिस्कस करने की। ठीक, तो चलो मिलते हैं अपनी अगली क्लास में, अगली रिवीजन क्लास में हम लोग मिलेंगे और वहाँ पर हम लोग देखते हैं कि उससे आगे की चीज़ों को डिस्कस करते हैं। और आप लोग इस वीडियो का देखने के बाद में आप लोग अपना स्कोर जरूर कमेंट कर बताओ। चलो मिलते हैं अगली क्लास में।